तो मैं इधर ही कर ले। ये ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे से ही लिया है, स्क्रीन रिकॉर्डर प्रो या ऐसा कुछ तो। आवाज़ आ रहा है ना मेरा? चिपक गया। हेलो। વધ પાંચમના દિવસે સ્થાપના થઈ છે. બંધ થતો બંધ ખુલી ગયો તો એટલે હું બંધ કર્યું કેમ જલ્દી ખુલી જાય છે. વાત સાંભળો એ किधर थे પછી अपन? अच्छा, ये इसका एग्ज़ाम गाइड है, ठीक है, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का। तो मतलब इसमें बेसिकली वो लोग क्या देखना चाहते हैं ना, 4 पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। जैसे वो कॉस्टिंग साइड, मतलब तुम्हारा क्या बोलते कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो तुम, प्लस परफॉर्मेंस शुड नॉट बी डिग्रेडेड, उस हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव वैसा क्वेश्चन आता है। फिर मतलब एक एक होता है प्लानिंग फॉर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक होता है ऑपरेटिंग द कॉन्फ़िगरेशन, एंड एक थर्ड पार्ट है मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन, मतलब अपना डीआर और वो सब हो गया, ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी। तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्वेश्चन आता है, मतलब एक प्लानिंग हो गया, एक डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन है, और एक है एंश्योरिंग सक्सेसफुल ऑपरेशन। सो ये 4 पार्ट में एग्ज़ाम है बस, और एक्सेस एंड सिक्योरिटी, बाकी कुछ है नहीं एग्ज़ाम में। सो इतना हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, बट ये सब तो एग्ज़ाम वगैरह का गाइड तो ठीक है, मेन तो अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर साइड समझने का। अभी फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग सर्वर्स एंड ऑल, अपन सबसे पहला नेटवर्किंग पे जाते हैं। सो हाउ जीसीपी डज द नेटवर्किंग। अगर आपने एडब्ल्यूएस वगैरह का नेटवर्किंग देखा है तो जैसे एक सेकंड, जीसीपी, मेरा आवाज़ आ रहा है ना? ચોખા મળીને કોણ લેવા જાય? चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरे अभी सॉरी। आवाज़ क्लियर आ हाँ, रहा है। तो तू बता रहा था एकदम क्लियर ना? ठीक है। हाँ। सो ठीक है मेन भाई। आपका किधर से स्टक हुआ? मैंने ये सुना कि जो इन लोग हैं ना, जीसीपी के जो बंदे हैं, उन लोग चार हाँ। चीज़ें देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बट परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर नहीं होना चाहिए। અંદર બેસો દર્શન इतनी जोर क्यों बोला है? हाँ। तो अच्छा, वो एक पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं कि समझो वो लोग कॉस्ट इफेक्टिव तो चलो अंदर आ जाती है बात, एक 4 चीज़ें हैं कि एक्सेस एंड सिक्योरिटी है, कि तुम्हारा कुछ भी वल्नरेबल नहीं होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। देन प्लानिंग ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब राइट अवे यू कांट क्रिएट सर्वर्स ना, मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है वो सब समझ के कैलकुलेट करके क्रिएट द सर्वर्स। फिर ऑपरेशंस ऑफ योर सर्वर, मतलब इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट, कि प्लानिंग तो आपने कर लिया, आर्किटेक्चर बना लिया, उस हिसाब से डिप्लॉय हो रहा है क्या, उसका ऑपरेशन प्लानिंग। एंड लास्ट है सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ योर आर्किटेक्चर, कि वो सक्सेसफुली रन है, कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो अपने आप रिकवर हो रहा है, या वो जो भी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है।
तो ये 4 चीज में वो लोग आपको जज करते हैं कि कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो। ठीक है, तो ओके। उस पे जाने से पहले मेन पहला जीसीपी का नेटवर्किंग समझ लेते हैं। मतलब जीसीपी बेसिकली उसका नेटवर्क थोड़ा एज्योर और एडब्ल्यूएस से अलग है। मतलब हर क्लाउड प्रोवाइडर का रीजन्स और जोन्स होता है। ठीक है, बराबर। रीजन्स माने जियोग्राफिकल लोकेशंस, दीज आर नॉट एनी टेक्निकल टर्म। एक जियोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे जीसीपी प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक है, बराबर। अभी जैसे यहाँ पे ओके लोग मैं तो ये नहीं, हाँ, अभी जैसे जीसीपी के करंट समझ लो जोन और रीजन्स है। हम्म। अब तो ये जो रीजन नाउ मुंबई इज अ रीजन, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका डेटा सेंटर मुंबई में ही रहेगा। वो लोग ने सिर्फ इस अच्छा, जियोग्राफिकल लोकेशन को मुंबई नाम दिया है ऐसा। अभी डेटा सेंटर कैन बी इन समझ गए। बैंगलोर, हैदराबाद, किधर भी हो सकता है। बट सो हाँ, तो अच्छा। दैट इज अ रीजन, और एक रीजन के अंदर देर आर डिफरेंट जोन्स। सो जोन्स आर एक्चुअली डेटा सेंटर्स। ओके, तो वन रीजन कैन कंटेन 2 और मोर जोन्स, यानी 2 से ज्यादा डेटा सेंटर्स हो। So that zones are also hundreds of kilometers away from each other. जैसा अगर एक डेटा सेंटर जोन बैंगलोर में है तो दूसरा शायद दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, जहाँ पे जैसा अवेलेबिलिटी होगा उस हिसाब से बनाएंगे। सो दिस जोन्स आर फॉर डिजास्टर रिकवरी। अगर एक जोन डाउन होता है तो दूसरे जोन में से अपना सर्वर अप हो सकता है। तो ये हो गया पर्टिकुलर रीजन का बाउंड्री। नाउ इफ वन रीजन गोज डाउन, जैसे मुंबई डाउन हो गया तो आप सिंगापुर से अपना सर्वर अप कर सकते हो। सो ये रीजन का डाउनग्रेड और वो मतलब हैंडल करने के लिए तो, बट बराबर। मेनली रीजन चूज करते हैं लेटेंसी के हिसाब से। मतलब अभी मेरा करेक्ट। कस्टमर बेस पूरा अगर इंडिया में है तो आई विल नॉट क्रिएट सर्वर इन यूएस और समथिंग। ठीक है, तो वो मुंबई का ही या आजू बाजू सिंगापुर रीजन है जहाँ से बहुत कम लेटेंसी आएगा, वहाँ पे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। हाँ, तो सही है, उस सही है। हिसाब से उन्होंने पूरा उनका डेटा सेंटर्स रीजन्स एंड जोन्स में बांट दिया। ठीक है, सो तो ये ओके। बेसिकली रीजन और जोन का फंड है। अब रीजन्स एंड जोन्स के अंदर हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली रिसोर्सेस। सो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना, तो कोई भी रिसोर्स का स्कोप समझना जरूरी है। स्कोप यानी वो जो रिसोर्स है, इट इज़ अ जोनल रिसोर्स, रीजनल रिसोर्स या ग्लोबल रिसोर्स। अभी जैसे मैंने बोला कि सारा नेटवर्क रीजन्स एंड जोन्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो जो सर्वर मैंने मुंबई में बनाया ना, वो सर्वर मैं समझ लो यूएस रीजन से देख ही नहीं सकता। एज एन एडमिन बात कर रहा हूँ, एज एन यूजर। यूजर को तो आपने यूआरएल दे दिया तो वो कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, बट सही बात आपके है। कंसोल पे वो नहीं दिखेगा। ओके, ओके। जैसे हम्म। एक AWS में एक लॉगिन कर देता हूँ, थोड़ा कंपेयर हो जाएगा। ये हर एक रीजन और जोन का ना प्राइसिंग भी अलग अलग प्राइसिंग होता भी है, अलग राइट? होता है, राइट। तुझे टेराफॉर्म आता है क्या? टेराफॉर्म चालू किया है थोड़ा ऐसा एमएल वगैरह। तो एमएल बनाने में तकलीफ आता है, मतलब वो सिंपल है वैसा, बट वो थोड़ा सा सिंटेक्स एंड ऑल समझ लिया तो कर रहा है। टेराफॉर्म से पहला वो क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट किया, उसमें जेसन और एमएल दोनों चलता है। तो ऐसा। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे समझो मैं जाता हूँ, ये EC2 सर्विस है एक अमेजोन का। ठीक है, तो जहाँ पे सर्वर्स वगैरह क्रिएट होते हैं, सेम जीसीपी का जैसा सर्वर्स क्रिएट होता है वैसा। तो अभी यहाँ पे बराबर। मुंबई रीजन है। ठीक है, राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर, ये मुंबई रीजन में हूँ मैं। तो यहाँ का जो की पैर्स है, जैसे यहाँ पे अभी की पैर है मेरे पास दर्शन_AWS। सो अभी मैं अगर स्विच कर लेता हूँ, समझो नॉर्थ कैलिफोर्निया चला गया, तो सेम चीज़ मुझे वहाँ पे नहीं दिखेगी, बिकॉज वो जो की पैर है दैट इज से क्रिएटेड ओनली इन मुंबई रीजन। तो अभी यहाँ पे नो की पैर्स टू डिस्प्ले, मतलब मेरे पास कैलिफोर्निया में कोई की पैर है ही नहीं।
ठीक है, तो उस हिसाब से वो रीजन ओके। विद जोन्स में बटा हुआ है। तो ये जो की सर्विस हुआ उसका स्कोप कितना है कि इट इज लिमिटेड टू अ रीजन ओनली, बराबर, ओके कि वो ओके। अपने को हाँ हाँ दूसरा हाँ। रीजन में नहीं दिखेगा। तो ऐसे हर सर्विस का जैसे एक करेक्ट। इंस्टेंस है, इंस्टेंस यानी और वर्चुअल मशीन, तो मैं अगर वर्चुअल मशीन बराबर। यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो वो वर्चुअल मशीन मुझे एज अ इन अ कंसोल वो मुंबई रीजन में नहीं दिखेगा, बिकॉज वो मैंने बनाया नॉर्थ कैलिफोर्निया। हाँ। ठीक है, ओके सो ओके। ये इस पे से बेसिकली पॉइंट क्या है कि वर्किंग पता चलता है। सिर्फ ये हो गया मेरा रीजन का बात हो गया, ठीक है। अब जो भी रिसोर्सेस है, सी रीजन इज अ जियोग्राफिकल लोकेशन, तो वो कोई फिजिकल एंटिटी करेक्ट। नहीं है। फिजिकल एंटिटी कौन सा है? बराबर। जोन्स है, जहाँ पे डेटा सेंटर है। हाँ, जोन्स है। तो अल्टीमेटली अपना जो भी सर्वर या स्टोरेज हम बनाने वाले वो कहाँ पे बनने वाला है? जोन में बनने वाला है, जोन करेक्ट। है। तो हाँ। अब समझ लो एक जो सर्वर है दैट इज कॉन्फाइंड टू अ जोन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सर्वर बना देता हूँ, समझो, नहीं तो जीसीपी में बना लेते हैं, एक second। अभी देखो ए डब्ल्यू एस कैसा करता है ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सर्विसेज है, सारा सर्विसेज इधर देता है ऐसा, ओके। एंड जीसीपी जो है वो सारा सर्विसेज अपना जो बर्गर मेन्यू है उस हिसाब से यहाँ पे मोबाइल व्यू में साइड में दे देता है, करेक्ट। तो हम्म। जीसीपी का जो सर्विस है अपना कंप्यूट इंजन, कंप्यूट इंजन में सारा वीएम इंस्टेंसेस बनता है। हम्म। अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो ना एसोसिएट के लिए, तो मैं तो बोलता है कंपैरेटिव स्टडी ही करो। मतलब जीसीपी भले रिक्वायरमेंट है, बट जीसीपी बराबर। के साथ साथ जैसे अभी समझो जीसीपी का आपने नेटवर्किंग समझा कि इतना रीजन इतना जोन्स है, तो साइमल्टेनियसली अगर होता है तो एज्योर और एडब्ल्यूएस में भी कितना जोन्स कितना ये है वो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। मतलब उससे कैसा वो एक एक करके करने जाओगे ना बहुत टाइम चला जाएगा, कि पहला जीसीपी कंप्लीट करता हूँ फिर एडब्ल्यूएस पे वगैरह ऐसा। अच्छा, हाँ, ऐसा है क्या? ओके। मतलब एक आपको स्लाइड बताता मैं। ये तीनों का एक जस्ट सर्विसेज का कंपैरिजन है। ठीक है, कि वर्चुअल सर्वर्स है तो AWS में उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में क्या एंड गूगल में क्या। सो तीनों का क्रिएशन प्रोसेस सिंपल है। मतलब हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इज सेम इन ऑल ऑफ 3 प्लेटफॉर्म्स, बट उनका नेमिंग कन्वेंशन अलग है। अभी जैसे आपने बोला क्यूबरनेटिस सर्विस है, ठीक है, तो क्यूबरनेटिस AWS में EKS है, अपने GCP में ऐसे। GKS है, और माइक्रोसॉफ्ट में ठीक है। AKS है, एज्योर कुबरनेटिस EKS सर्विस। करेक्ट। मतलब उतना ही डिफरेंस है। बाकी क्रिएशन हो गया, पॉड मैनेजमेंट वगैरह, सिर्फ तुम्हारा कमांड्स एंड ऑल। मतलब सब लोग ने कैसा अपने अपने CLI के हिसाब से अपना अपना कमांड्स बनाए वैसा। तो उतना ही चीज़ हमको समझना पड़ता है कि नेमिंग कन्वेंशन कैसा है, बाकी क्रिएशन प्रोसेस सेम है। बिकॉज अगर सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दे विल नॉट आस्क यू हाउ टू क्रिएट अ सर्वर, ठीक है। वो तो आपको उसके लिए क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग लेने का भी जरूरत नहीं। गूगल पे करोगे हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन जीसीबी तो वो बता देगा। बट उनको मेन ट्रबल शूटिंग चाहिए कि समझ लो बना तो दिया आपने, बट व्हाट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट रिमोट सर्वर ऑफ योर मशीन, ठीक है। तो तब क्या करने का, अगर रिमोट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, नेटवर्क फायरवॉल किधर प्रॉब्लम है, वो ट्रबल शूट करने को आना चाहिए। वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग एग्जाम लेते हैं, ओके। ओके सो ओके। अभी समझो क्रिएट इंस्टेंस करते हैं। सो क्रिएट इंस्टेंस करने को सबसे पहला चीज़ वही दो चीज़ ही इंपॉर्टेंट है, रीजन और जोन। बाकी कुछ भी सेटिंग नहीं किया ना तो चलेगा, बट रीजन एंड जोन इनपुट करना जरूरी है। सी न्यू वीएम इंस्टेंस, वीएम का नाम सिर्फ देखो रीजन कौन से रीजन में बना रहे हो, एंड जोन
साउथ एशिया, अभी जैसे एशिया साउथ एशिया हाइफन साउथ 1, इसमें 3 जोन है ABC। अब समझ लो मैंने सर्वर बना दिया जोन A में, तो मेरा जो सर्वर का ड्राइव होगा, वॉल्यूम या जो कुछ भी सर्वर के रिलेटेड उसका IP एड्रेस हो गया, उसका नेटवर्क इंटरफेस हो गया, ये सब कुछ बनेगा जोन A में ही। ओके, सो नाउ इफ आई हैव अ वॉल्यूम इन से जोन B, ऑलरेडी एक वॉल्यूम है जोन B में जो मुझे अटैच करना है ऑन माय सर्वर विच इज इन जोन A, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके ओके, Okay. बिकॉज वो जोन ही डिफरेंट हो जा रहा है। सो बेसिकली द पॉइंट इज, जो भी आप सर्वर बनाते हो उसका बाउंड्री कितना है, इट इज लिमिटेड टू अ जोन, पर्टिकुलर जोन। मतलब वो एक जोन से दूसरा जोन में मूव नहीं हो पाएगा। दैट इज द से आर्किटेक्चर ऑफ GCP, कि वो चीज़ें कैसे हैंडल करता है। इससे पता क्या चलता है ना, जैसे अभी समझो क्वेश्चन ऐसा आया कि से फॉर एग्जांपल अभी जैसा एक सर्वर अपने को दिया है इन जोन A, चलो 1A ले लिया। ओके, एंड एक वॉल्यूम है विच इज इन जोन 1B, एंड अब उन्होंने सिर्फ बोला कि यू वांट टू अटैच दिस वॉल्यूम ऑन द सर्वर विच इज इन 1A, तो कैसे करोगे? अभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारा ऑप्शंस दिया रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से डिलीट करो, 1A में नया बनाओ, बट अभी नया बनाया तो इसमें जो डेटा है वो तो चला जाएगा। ठीक है, ओके हाँ सही है। तो अल्टीमेटली हम कर नहीं सकते। वाई? बिकॉज सर्वर्स एंड वॉल्यूम्स आर से जोनल सर्विस, मतलब उनका बाउंड्री लेवल जो है वो सिर्फ जोन पे उनका बाउंड्री खत्म हो जाता है, उसके आगे वो रीजन में भी नहीं जाता। ठीक है, सो नाउ करेक्ट आंसर वुड बी, ये जो भी वॉल्यूम है उसका आप पहला बैकअप ले लो। ठीक है, सो बैकअप यानी वॉल्यूम का होता है स्नैपशॉट, या उसको बैकअप कह लो, जो भी टर्म रहेगा। ठीक है, अभी आपने इसका अगर बैकअप लिया, सो ये जो बैकअप है इसमें से आप एक नया वॉल्यूम बनाओ विच इज इन जोन A। ठीक है, यहाँ पे एक नया वॉल्यूम बना विच इज इन जोन A। नाउ व्हाई दिस इज पॉसिबल? बिकॉज जो स्नैपशॉट सर्विस है इट इज नॉट अ जोनल सर्विस, दिस इज अ रीजनल सर्विस। ओके समझिए, मतलब इसका बाउंड्री एक पर्टिकुलर जोन पे लिमिटेड नहीं है, इसका बाउंड्री पूरे रीजन में एक्सेसिबल है, मतलब तीनों जोन में से एक्सेसिबल है, बिकॉज इट इज अ स्नैपशॉट। ओके ओके, सो अभी मतलब इसके ऊपर से डिसाइड होता है कि तो अभी आपको पता कैसा चलेगा कि कौन सा सर्विस जोनल है, कौन सा रीजनल है और कौन सा ग्लोबल है। बहुत सारा सर्विस ग्लोबल भी होता है, मतलब जैसे यहाँ पे ये लोग देखता नहीं है। अभी जैसे AWS में आपको समझेगा कि मैं अभी EC2 सर्विस में था, तो यहाँ पे रीजन बता रहा है। ठीक है, अभी इसका एक DNS सर्विस है जो डोमेन रजिस्ट्रेशन और वो सब देता है, तो मैं अगर उस सर्विस में जाता हूँ राउट 53 में, तो यहाँ पे सीधा ग्लोबल आ जाएगा। देखो रीजन चूज करने को आएगा नहीं। सी हाँ क्योंकि DNS है ना, बराबर वो है। रीजनल से हाँ, उसको लेना so देना Route नहीं ना। 53 does not require region selection, तो वो ग्लोबल हो गया। ऐसा बहुत सारा सर्विस है। बिलिंग ग्लोबल होता है हमेशा। ठीक है, फिर IAM सर्विस जो है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो ग्लोबल। तो ऐसा बहुत सारा सर्विसेज ग्लोबल होता है, तो उनका स्कोप समझना जरूरी है। अभी वो हम पता कैसे करेंगे कि डिपेंड करता है उसके क्रिएशन प्रोसेस पे। मतलब ये VM अपन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके क्रिएशन में अपने को रीजन और जोन पूछा ना, इसका मतलब इट इज अ जोनल सर्विस। अगर ये नहीं पूछा रहता, हाँ अगर सिर्फ हाँ अगर रीजन पूछेगा तो सिर्फ हाँ, रीजन है, करेक्ट करेक्ट क्योंकि उसको जोन से कुछ लेना Correct. देना नहीं है ना। अभी मतलब वो जो चाहिए वही हाँ, पूछेगा वो। मतलब अभी समझो ये क्रिएट कर लिया इसका वर्चुअल मशीन एंड ऑल, समझो ये तो बाद में समझेंगे, नहीं तो
अभी जैसे सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, स्टेटस रनिंग हो गया, क्रिएट है। ये जीसीपी का एक ये फायदा है कि वो विद इन 30 सेकेंड्स अपना सर्वर अप कर देता है। ओके। अच्छा, हाँ फास्ट है, हाँ? सबसे हाँ, फास्ट तो वही है। सबसे मतलब समझ लो ये उसका एक फीचर है। सेकंड फीचर उसका लाइव माइग्रेशन है, जो बाकी लोग ने अभी तक शायद एज्योर ने दिया कि नहीं, इतना अपडेट नहीं है, बट सबसे पहला इसने लाया था लाइव माइग्रेशन। सो लाइव माइग्रेशन क्या होता है बेसिकली, बैकएंड में ये लोग तो वर्चुअल सर्वर्स ही बना रहे हैं, अपने को फिजिकल सर्वर देते नहीं। सो नॉर्मली AWS क्या करता है, इफ द बैकएंड फिजिकल सर्वर इज गोइंग टू बी डेप्रिकेटेड, तो वो अपने को मेल भेजता है कि आप एक बार अपना सर्वर रिबूट करो। रिबूट रीस्टार्ट करने से क्या होता है, जब हम लोग स्टॉप करते हैं ना, तो वो लोकेशन चेंज कर देते हैं, मतलब जो फिजिकल सर्वर रहेगा उससे किसी और रैक पे लेके जाएगा और वहां पे वो वर्चुअल मशीन स्पिन अप होता है। ओके। अब जीसीपी क्या करता है ना, वो अपने को बताता नहीं है। उसका लाइव माइग्रेशन ऐसा काम करता है कि समझ लो जो बैकएंड का फिजिकल सर्वर है वो अगर मेंटेनेंस में जाने वाला है या कुछ डैमेज है, तो जीसीपी अपना वर्चुअल मशीन बिना अपने को बताए लाइव किसी दूसरे फिजिकल रैक पे लेके जाएगा, फिर करंट फिजिकल रैक का मेंटेनेंस करके फिर से उसके ऊपर लाके रख देगा, ताकि अपना जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो बंद ना हो जाए। तो लाइव माइग्रेशन सर्विस सिर्फ जीसीपी देता है। अच्छा, एंड दैट इज विद इन द रीजन। हाँ, रीजन के अंदर जहाँ पे आपका सर्वर है, मतलब वो समझो सर्वर अपना है जोन 1A में, तो जो जोन 1A का डेटा सेंटर है, अभी डेटा सेंटर में तो थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स रहते हैं, तो जहाँ पे स्पेस खाली होगा वहाँ पे वो शिफ्ट करके मेंटेन करके फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ला देगा। अच्छा, ओके ओके। ओके, अभी ये इंस्टेंस के अंदर हम लोग जाते हैं, तो इंस्टेंस का पूरा जो डिटेल्स है, जो भी वॉल्यूम वगैरह रहेगा। सो ठीक है, मशीन टाइप, नेटवर्क इंटरफेस, हाँ, बूट डिस्क ये जो है, ठीक है, बूट डिस्क यानी आपका वॉल्यूम। हाँ, अभी ये इसका मैं अगर क्रिएट स्नैपशॉट करता हूँ, सी सही है, तेरा अच्छा है नॉलेज काफी ना। करते करते हो गया है। अच्छा, आप लोग ये दिख रहा है ना अभी स्क्रीन फिर से? हाँ हाँ। हाँ, अभी मैंने स्नैपशॉट क्रिएशन पे क्लिक किया, ठीक है। सो देखो, स्नैपशॉट क्रिएट करते वक्त अपने को ये नहीं पूछ रहा है, जोन नहीं पूछता है। मल्टी रीजनल हाँ, ये लिखा है अभी सिर्फ। इसमें पहले सिर्फ रीजनल था, अब उन्होंने मल्टी रीजनल दिया कि व्हाट इफ, मतलब एक होता है एक्टिव एक्टिव और एक होता है पैसिव एक्टिव आपका डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। तो अभी समझो एक्टिव एक्टिव अगर चाहिए, तो बेसिकली आप क्या करते हो कि एक जोन में आपने एक सर्वर बनाया, तो दूसरे जोन में और एक सेम सर्वर बना देते हो एंड साइमल्टेनियसली डेटा दोनों सर्वर पे रिकॉर्ड करते हो। सो अगर एक सर्वर डाउन गया तो आपको सिर्फ ट्रैफिक मूव करना पड़ेगा ऑन द सेकंड सर्वर, ठीक है। अभी सेम चीज अगर एक्टिव पैसिव है, अभी एक्टिव एक्टिव में सीधी बात है आपका कॉस्टिंग डबल होने वाला है, बिकॉज यू आर मेंटेनिंग 2 सेटअप्स एट अ टाइम, ठीक है। अभी एक्टिव पैसिव में आपको एक सर्वर रनिंग है, बट आप उसका एक AMI बैकअप या स्नैपशॉट बैकअप टाइप लेके रख देते हो किसी और रीजन में या इन द सेम रीजन। तो वो रीजन अगर डाउन होता है तो आप वहां से उस बैकअप से वो सर्वर स्टार्ट करके अपना कंटिन्यू कर सकते हो प्रोसेस। सो इसमें लेकिन कॉस्ट नहीं लगने वाला है आपको, बट थोड़ा है कि दोनों में डिफरेंस इतना है कि डाउन टाइम का डिफरेंस है। अभी एक्टिव पैसिव में डाउन टाइम बढ़ जाएगा थोड़ा, एक आधे घंटे की जगह पे 1 घंटा लगेगा, और वो वाले में शायद 10-15 मिनट में आपका पूरा सेटअप अप हो जाएगा। सो इसलिए अगर समझ लो पूरा रीजन ब्लॉक होता है, तो आप मल्टी रीजन ऑप्शन सिलेक्ट करके किधर और स्टोर कर सकते हो। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में किया तो पूरे सारे आपके यूरोपियन रीजन्स में अवेलेबल रहेगा ऐसा, ओके, समझ गया। ठीक है। तो बट वो रीजनल भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रीजन अक्रॉस द ग्लोबल, राइट? हाँ, वो बाद में फिर कॉपी कर सकते हैं ना, मतलब एक बार स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, समझ लो ये आपने क्रिएट कर दिया मुंबई रीजन, ठीक है। अभी राइट नाउ दिस स्नैपशॉट इज इन एशिया साउथ 1। अभी इसको सिलेक्ट करके आपको
अच्छा ये नहीं, एक सेकंड। एक बार क्रिएट होने के जाके आप फिर से एडिट करोगे ना इसको, तो वो लोकेशन रीजन जो भी एडिट करने का, किधर कॉपी करके मूव करने का दूसरे रीजन में, तो कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि वो एक बार आपने इस रीजन में बना दिया तो वो उधर ही रहेगा, आपको जहाँ पे लेके जाने का लेके जा सकते हैं। अच्छा, ओके। सबसे आप जो लोड बैलेंसर्स यूज करते हैं, ठीक है, बाकी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स में लोड बैलेंसर्स आर रीजनल। हम्म। रीजनल माने मेरे पास अगर 4 सर्वर मुंबई में है, तो मेरा लोड बैलेंसर भी मुंबई में ही रहेगा। करेक्ट। नाउ जीसीपी स्टार्टेड टू ऑफर ग्लोबल लोड बैलेंसर। ओह। ठीक है, मतलब आपका सर्वर किधर भी रहने दो, यहाँ से एक सर्वर इधर है, एक दूसरा सर्वर कनाडा में है, तो दोनों सर्वर का लोड बैलेंसिंग वो कर सकता है। प्लस अच्छा। जीसीपी का नेटवर्क कैसा है ना, बाकी सर्वर्स क्या करते हैं, जैसे अभी मैं जब मेरे AWS सर्वर पे पिंग करता हूँ, तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट या फिर मुझे डेटा ट्रांसफ़र भी अगर करना है, तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट जाता है मेरे ISP पे, बराबर। अभी मेरे सर्विस प्रोवाइडर से, वो अभी समझो मैं डीएनए का नेट यूज़ करता है, तो डीएनए सर्विस प्रोवाइडर भी तो किसके पास से नेट लेता रहेगा, तो हम्म। उसके सर्विस प्रोवाइडर पे पैकेट जाता है। वहाँ से वो जो AWS का सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, AWS ने इंडिया में जिससे भी सर्विस लिया गया जो भी है, उसके नेटवर्क पे वो पैकेट जाएगा। हम्म। लास्ट में वो AWS के नेटवर्क में एंटर करेगा, राइट। हम्म। इफ आई वांट टू डू दिस प्राइवेटली, तो मैं AWS का समझ लो VPN सेटअप किया, या फिर उसका एक प्राइवेट एंड पॉइंट सर्विस है, जहाँ पे अपने यहाँ से सीधा वो पैकेट एनक्रिप्ट होके AWS के नेटवर्क टनल में घुस जाएगा। ओके, अब ये सारी चीज़ें GCP को लागू नहीं पड़ती। हम्म। जीसीपी इतना प्रीमियम प्रीमियम नेटवर्क यूज़ करता है ना, बिकॉज ओवर दी वर्ल्ड जितना भी अपना फाइबर केबल हो गया या जो भी फिजिकल केबल्स है जीसीपी का, वो जीसीपी ने खुद ने डाला है, कोई थर्ड पार्टी टेंडर के थ्रू नहीं डाला है, बराबर। अच्छा। तो उस पर पूरा कंट्रोल उसका है। जैसे AWS क्या करता है, AWS खुद थोड़ी अभी नाला सोपारा में डालने आएगा, वो रिलायंस को दे दिया, एयरटेल को दे दिया, वो उस हिसाब से वो लोग नेटवर्क अपना बढ़ाते हैं, बट जीसीपी ने खुद डाला हुआ। तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसके आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सीधा वो जीसीपी के नेटवर्क में घुस जाता है ऐसे। अच्छा। हाँ, मतलब उतना सिक्योर नेटवर्क है। ओह। तो ये चीज़ है। प्लस बाकी लोग है ना यूनिकास्ट आईपी देता है, एंड जीसीपी एनीकास्ट आईपी एड्रेस देता है, यानी मतलब कहीं से भी उसको रीच कर सकते हैं। वो ग्लोबल आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है कि सिंगल आईपी पे आपका पूरा सर्वर सेटअप रह सकता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मेरा मुंबई का सर्वर का अलग आईपी, इधर ब्राज़ील का सर्वर का अलग आईपी, ऐसा सब कर सकते हैं। तो इसमें अपने को एक ग्लोबल आईपी एड्रेस भी मिलता है विथ ग्लोबल लोड बैलेंसर। ओके। ये सारी चीज़ें जो है नेटवर्किंग का, वो जीसीपी का प्रीमियम, मतलब जीसीपी के फीचर्स में आता है। सो नेटवर्किंग में उसका ऐसा है। प्लस अच्छा, अभी हम लोग आते हैं वो रीजनल नेटवर्किंग। ये स्नैपशॉट और इसका फंडा समझ गए ना, सॉरी, रीजन और जोन का, हाँ कि हाँ, सही कौन है। सा सर्विस जोनल रीजनल, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है? नहीं, अभी तक तो चलेगा। मुझे, हाँ नहीं, अभी हाँ, तक तो कोई ऐसे डाउट नहीं है। मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अभी मेरा समझ एक, अभी ना जीसीपी में विंडोज सर्वर है, ठीक है। हाँ, मेरे को उसको डीकमीशन करके सेम पब्लिक आईपी जो है ना, हाँ, क्योंकि वो मेरे दूसरे एप्लीकेशन में वाइट लिस्ट करवा के रखा है, ठीक है। बराबर। तो मुझे सेम आईपी रिटेन करके दूसरा लिनक्स सर्वर बनाना है, बना सकते हैं क्या? आपने जब सर्वर बनाया तो आईपी अलग से लिया था, कि जो सर्वर का डायनेमिक आईपी क्रिएट होता है वही यूज़ कर रहे हो? अलग से नहीं लेता, मतलब जो भी उन लोगों ने जो भी दिया स्टैटिक आईपी ना, वो ही यूज कर रहे हैं। नहीं, तो नहीं होगा। तो डेडिकेटेडली आईपी अलग से लेना पड़ता है ऐसा? हाँ, मतलब जैसे इसमें ना आपको, एक सेकंड, नेटवर्किंग,
नेटवर्क मैनेजमेंट का, हाँ ये रहा। एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस। हाँ ये जो है ना, तो अभी जैसे यहाँ पे ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस एक दिया हुआ, ये बराबर। डायनेमिकली मिला इसके लिए। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे रिजर्व स्टैटिक एड्रेस एक किया ना, तो वो कैसा, सिर्फ एक इंडिविजुअल आईपी मिल रहा है, बिकॉज हम लोग को ये जो सर्वर के साथ आईपी मिलता है ना, दैट इज अ डायनेमिक आईपी। करेक्ट। तो ये अगर मैं सर्वर स्टॉप किया और दूसरा सर्वर बनाया तो ये आईपी उड़ जाएगा, वो सर्वर को दूसरा ही पब्लिक आईपी मिलेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी एक लेके, तो स्टैटिक आईपी कैसा, मैं सर्वर डिलीट किया तो आईपी डिलीट नहीं होता है, और वो आईपी मैं दूसरे सर्वर पे एसोसिएट कर सकता तो ये आईपी को अभी हम प्रिजर्व नहीं कर सकते? है। ये जो डिलीट हो रहा है वो नहीं। तो ये एक मिनट अभी ये रिजर्व स्टैटिक एड्रेस पे क्लिक कर। हाँ, नेम मतलब डिस्क्रिप्शन नया बनाना पड़ेगा ऐसा। आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 रीजनल ग्लोबल रीजनल हाँ तो ये देखो, ये जो मैं अटैच बोल टू रहा था, टाइप जो है ना ग्लोबल अगर किया, सो दैट इज द एनीकास्ट आईपी। स्टैटिक आईपी एड्रेस। ओके। ठीक है, तो ये अभी जो, बट एनी कास्ट मतलब क्या, कि मतलब वो आईपी देख, नहीं उसका, आईपी तो वैसे भी यूनिक ही होता है ना। हाँ बट एक मिनट, एनीकास्ट और यूनिकास्ट आईपी का एक छोटा सा डिफरेंस था। मैं यू शुड डिलीवर पैकेज टू द ग्रुप अच्छा, ऑफ डेस्टिनेशन। हाँ बराबर, जो और एनीकास्ट, तो बेसिकली अपना यूनिकास्ट क्या काम करता है कि एक होस्ट का एक ही आईपी एड्रेस रहता है और वो वहाँ पे ही जाएगा। और जो एनीकास्ट है वो एक ही आईपी से जो अलग अलग होस्ट है वो अपन मैनेज कर सकते हैं डेटा पैकेट, मतलब में मल्टीकास्ट ही हो गया बेसिकली। तो इसमें और मतलब ये आईपी के पीछे क्या लोड बैलेंसिंग लगाते हैं, कैसे होता है? हाँ, वो लोग का मशीन बेसिकली लोड बैलेंसर ही होता है। सो ग्लोबल फॉरवर्डिंग रूल्स के लिए तो आईपी के बाद डायरेक्टली डेटा आपके मशीन पे नहीं जाएगा, बीच में एक फायरवॉल या फिल्टरिंग काइंड ऑफ रहेगा और जो। ओके हाँ ओके, और वहां पे हम वैसा, लोग कॉन्फ़िगरेशन डाल देंगे हाँ कि भाई मेरे को ये आईपी पे लोड बैलेंसिंग चाहिए बोल के, या तो ये बराबर, सर्वर्स पे लोड बैलेंसिंग चाहिए ऐसा। करेक्ट। अच्छा। तो ये हो गया। और एनीकास्ट इज सिमिलर टू, कहता है एनीकास्ट और मल्टीकास्ट में क्या डिफरेंस था? सिमिलर बट बट पैकेट्स विल पैकेट्स बी विल बी डिलीवर्ड टू डिलीवर ओनली ओनली वन टू। रैंडम होस्ट इंस्टेड ऑफ द एंटायर ग्रुप, और मल्टीकास्ट जो है वो पूरे ग्रुप पे एक साथ भेजता है पैकेट। ओके ओके, तो फिर यहाँ पे जब भी पब सब या ऐसा कुछ रहेगा तो मल्टीकास्ट काम में आएगा। हाँ और बट जब भी लोड बैलेंस, हाँ बोलना। मल्टीकास्ट अपने को बेसिकली देता नहीं ना गूगल, या कोई भी मतलब। हाँ अच्छा, कोई भी नहीं देता है क्या? छोड़ना हाँ फिर पढ़ के क्या मतलब है। इसलिए तो मैं बोला सिर्फ एनीकास्ट यूनिकास्ट। अभी तो इसने चालू किया AWS ने भी ग्लोबल ये आईपी एड्रेस। तो हाँ समझ गया। सो एनी कास्ट इज समथिंग जहाँ पे इट विल बी, मतलब जो भी तेरा पूल है उसमें से कोई भी एक को भेजेगा रैंडमली। हाँ रैंडमली भेजेगा। सो बेसिकली एक लोड बैलेंसर का ही काम कर रहा है वो। हम्म। तो ये अभी कैसा, अच्छा अभी इसका आईपी एड्रेस का फंडा भी कैसा है कि, आईपी एड्रेस, एक सेकंड ना, नॉट अटैच टू इंस्टेंस हाँ और वही लोड वही बता बैलेंसर्स आर रहा, वही बिल्ड बता एट रहा द हूँ। अर्ली रेट। हाँ सॉरी बोलना। मतलब नॉर्मली अपने को स्टैटिक आईपी खरीदते हो आप अपने आईएसपी से तो पैसा लगता है, ठीक है, 2-3 हज़ार पर मंथ वगैरह रहता है, बट हर क्लाउड प्रोवाइडर है ना उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। कॉस्ट इज चार्ज टू यू इफ़ यू डोंट यूज़ दैट आईपी। ठीक है, मतलब आपने ये आईपी जैसे मैंने अभी रिजर्व कर लिया, बट उसके बाद मैंने उसको आइडल रखा हुआ है, किसी भी सर्वर पे अटैच नहीं किया है, तो मेरे को गूगल चार्ज करेगा। अच्छा हाँ ऐसा। मतलब मैं अगर उसको अटैच करके रखा हूँ, रनिंग में है सर्वर और यूज हो रहा है आईपी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब अभी IPv4 पे कितना 4 बिलियन एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस है, 4 बिलियन एड्रेसेस है। 4 बिलियन में से तुम एक रिजर्व करके रख रहे हो और उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो वो पैसा लेगा इन ऐसा। करेक्ट। और तो नहीं, हाँ बोलो बोलो। अरे तो ये जो इन लोग इतना आईपीस दे रहा है, सो ऐसा नहीं होगा कि उसका रेंज फिर फिनिश हो जाएगा? हाँ हो ही जाने वाला है, इसके लिए तो मोस्टली सारे सर्वर पे डायनेमिक आईपी देते हैं।
ताकि कोई रिजर्व ना कर ले। एंड रिजर्व होता भी है तो अभी जैसे अपना पॉपुलेशन 8 बिलियन है, अभी 8 बिलियन में से आईटी में कितने जन रहेंगे, चलो आधा पकड़ लो ना, 4 बिलियन। 4 बिलियन में से कंपनीज कितनी है, तो उससे आधी हो जाती है, तो 2 बिलियन कंपनीज भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिलियन स्टैटिक अरे पब्लिक आईपी रिजर्व हुआ रहेगा। इसके लिए तो IPv6 तुरंत आ गया ना। एंड IPv6 में प्राइवेट आईपीज का फंडा ही नहीं है। ऑल ओके, IPv6 एड्रेसेस आर पब्लिक आईपीज, और ये 128 बीट है, तो इसमें तो भाई क्या बोलते हैं हम, मतलब बहुत है कैलकुलेट उसका ही नहीं कर सकते कंपैरिजन। कि हाँ वैसा है। बट IPv6 अभी तक यूज नहीं हुआ, बट वो लोग ने जो लोड बैलेंसेस होते हैं ना उसमें वो फैसिलिटी दे दिया कि IPv4 IPv6 दोनों पे लोड बैलेंस कर सकते हैं। तो वो ऐसा, बिकॉज मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि IPv6 हैंडल करने में अपने अपने साइड से प्रॉब्लम है, मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट कि कितना पूल मेरे नेटवर्क को लगेगा। IPv4 में कैसा वो स्लैश अपना साइडर नोटेशन चेंज कर करके हम्म, ये कर सकते हैं। IPv6 में थोड़ा डिफिकल्ट नहीं वो चीज़। ठीक है, स्टैटिक आईपी का ऐसा है। अभी GCP का जो मेन एक समझने जैसा है ना कि उसका जो स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर वो एज्योर और इससे अलग है। मोस्टली AWS और एज्योर में कैसा है, फर्स्ट है ग्लोबल, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है तुम्हारा रीजन, जोन, एंड देन आपका रिसोर्सेस, जोन के अंदर जो भी रिसोर्सेस क्रिएट हो रहा है। GCP का ऐसा नहीं है। GCP GCP के इसमें ना फोल्डर्स और प्रोजेक्ट्स ये दो चीज ऐड होता है। ठीक है, ये GCP का है। मतलब फर्स्ट है, समझ लो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कंपनी आपका, अभी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है, सो डिपार्टमेंट वाइज यू हैव क्रिएटेड फोल्डर्स। ये फोल्डर्स का एक ऑप्शन है कि जैसे समझ लो डेवलपिंग का एक फोल्डर बनाया, UAT या प्रोडक्शन का एक फोल्डर बनाया, जैसा आपको चाहिए। फोल्डर के अंदर बनते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो प्रोजेक्ट हो गया, समझ लो तुम्हारा डेव टेस्ट प्रोडक्शन या जो भी आपको प्रोजेक्ट रखने का है, कि डेव के अंदर दो है, ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट है, वैसा जैसा करना है आपको। सो और उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर बनते हैं रिसोर्सेस। अब ये लोग ने ऐसा क्यों किया ना कि समझ लो अब ये टेस्ट GCP प्रोजेक्ट में ये रिसोर्सेस है 3, कंप्यूट इंजन, बकेट और जो भी है। नाउ यू वांट टू शेयर दिस प्रोजेक्ट विथ अनदर प्रोजेक्ट या अनदर फोल्डर, तो आप कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपका रिसोर्सेस अभी जैसे डेव GCP प्रोजेक्ट के साथ शेयर किया, तो ये प्रोजेक्ट के जो बंदे हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली इन्होंने बनाया है ये सिर्फ एक्सेस मैनेजमेंट के हिसाब से, कि ओके, इसमें ना प्रोजेक्ट वाइज रोल्स है। अभी हर GCP का IAM बहुत क्या बोलते हैं ग्रैनुलर लेवल पे वो लोग ने रिफाइन किया हुआ है कि हर एक, जैसे अभी मैंने आपको कंप्यूट इंजन बनाया, अगर मैंने, तो एज एन एडमिन आपको अगर राइट्स देना है तो कंप्यूट इंजन का रोल होता है, ठीक है। तो उसमें कंप्यूट इंजन एडमिन, कंप्यूट इंजन व्यूअर, कंप्यूट इंजन एडिटर और कंप्यूट इंजन ब्राउजर, ये 4 प्रिमिटिव रोल्स है, मतलब ये ऑलरेडी है, ठीक है। ब्राउजर, एडिटर, क्या बोलते हैं, एडमिन और व्यूअर। व्यूअर, हाँ। सो अब इसके अलावा जैसे अगर है कि कंप्यूट इंजन नेटवर्क एडमिन, कंप्यूट इंजन स्टोरेज एडमिन, ठीक है, इंजन स्टोरेज रीड ओनली ऐसा एग्जीक्यूटिव हो गया, एक, हाँ, उस हिसाब से। तो वो जो लेवल का रोल्स है वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट लेवल का रोल्स, इसमें सीधा समझो अभी किसी को कोई मैनेजर है जो रिसोर्स वाइज अगर नहीं देने का है बट प्रोजेक्ट वाइज देने का है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करने का ही नहीं, सीधा मैंने टेस्ट GCP प्रोजेक्ट एडमिन बना दिया तो उसको अंडर के सारे रिसोर्सेज का एडमिन मिल जाएगा। ये मिल जाएगा, बराबर है। और मतलब ये कैसा चाइल्ड लेवल पे ब्लॉकेज होता है GCP का। सो ये जो रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इज इट? रिसोर्स ग्रुप यानी हाँ बराबर, प्रोजेक्ट। बराबर ना, जो एज्योर में रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं ना इसको। AWS में भी रिसोर्स ग्रुप है। देखो यहाँ पे इधर आता है, ऐसे जाएंगे ना, रिसोर्स ग्रुप्स एंड टैग्स एडिटर या रिसोर्स एक्सेस मैनेजर, तो ये वो यहाँ पे भी रिसोर्स ग्रुप्स है AWS में।
ओके। और जीसीपी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स। हाँ, वो किधर गया वो हायरार्की? अबे कीला कुटे, वो लास्ट वाला है शायद, लास्ट वाला टैब। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक ओके। है, तो सो ये ये उसका ओके, तो इतने हायरार्की। लेवल तक वो देता है मतलब, हाँ, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के ऊपर फोल्डर लेवल का भी रोल्स प्रोडक्ट, रख सकता है। प्रोडक्ट के ऊपर टीम। ओके। प्रोडक्ट तो वो लोग ने सिर्फ टीम के अंदर 2 फोल्डर बना, दीज आर फोल्डर्स ओनली, ये प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते जाओ और हर एक का हाँ एक्सेस मेंटेन करते हाँ। जाओ, ऐसे टाइप से। ओके, तो ये फोल्डर्स कहाँ से बनते हैं जीसीपी में? जीसीपी के अंदर यहाँ पे जाओगे ना, तो जैसे अच्छा, जीसीपी का जो बिलिंग है वो भी पूरे अकाउंट वाइज नहीं होता है, हर हम्म। प्रोजेक्ट का बिलिंग भी अलग अलग होता है। अच्छा। इसलिए उन्होंने ऐसा किया, जैसे AWS में जाएगा ना, तो AWS के अगर समझ लो माई बिलिंग डैशबोर्ड पे गया, तो उसके अंदर वो लोग हमको मतलब सर्विस वाइज बिलिंग देता है, वो फिर सर्विस किधर भी रहने दो, कौन से भी रीजन में हम्म। रहने दो, उस हिसाब से वो मतलब अलग अलग करके नहीं देगा। अभी जैसे मैं अगर बिल डिटेल्स में जाता है, तो जैसे समझ लो ये EC2 में गया, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, तो इधर देखो 2 रीजन का बिलिंग साथ में है, मुंबई का, सिंगापुर का। हम्म। ठीक है, तो ये ऐसा अलग अलग करके नहीं देता, ओवरऑल पूरा बिल दे देता है। और जीसीपी प्रोजेक्ट वाइज बिलिंग भी अलग होता है, मतलब एक क्रेडिट कार्ड में एक प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पूरा अल्टीमेट बिलिंग ही सेट, बिलर भी अलग अलग हो सकता है। मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट आप अगर ओन कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो मैं हम्म। किसी और को प्रोजेक्ट ओनर बना के उसके नाम का बिलिंग कर सकता हूँ। ओके। ऐसा है। तो इसका जो फोल्डर्स है, ये अच्छा, ये जब भी फोल्डर का ऑप्शन अपने को कब आएगा मालूम है? ये मतलब ये जैसे मेरा पर्सनल अकाउंट है तो इस पे नहीं आएगा, इस पे सीधा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। अगर कंपनी का जो कॉर्पोरेट अकाउंट होता है ना, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से, अभी जैसे एक कंपनी का शायद एक अकाउंट ना हो, 2-3 अकाउंट्स हो हम्म। सकते हैं, ठीक है, बराबर। तो वो 2-3 अकाउंट्स आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के नीचे आप अलग अलग फोल्डर्स बनते हैं। ये कब बनेगा? जब आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे वो जीसूट आईडी वगैरह से लिया रहेगा ना, तो ये कैसा मेरा पर्सनल है। अभी आप जैसे outlook.com मेरा हो सकता है, ठीक है, बट देन इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी विच इज़ यूजिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, तो मेरे को ऑफिस 365 का आईडी मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं ऐसा कंपनी में काम कर रहा हूँ जो जीसीपी यूज़ कर रहा है, एंड जीसीपी के साथ साथ वो गूगल जी सूट यूज़ करता है पूरा, उसका जो गूगल हम्म। वर्क स्पेसेस है, तो गूगल वर्क स्पेसेस का आईडी मिलेगा, तो उसके साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वो सब मैनेज कर सकते हैं। ऐसा है। तो ऐसा राइट ओके। अवे ऑप्शन आता नहीं है, बट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे गए, तो वो मतलब प्रोजेक्ट किसके नाम का, प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ, और देखो लोकल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, मेरा नो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राउज कर सकते हो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, बट है ही नहीं वो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। समझ गया। तो बेसिकली ऐसा बिलिंग का इसलिए दिया होगा कि क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ना, हर प्रोजेक्ट एक वाइज प्रोजेक्ट ओनर्स का, अलग होते हैं, हाँ, हाँ, इसके लिए। और प्रोजेक्ट वाइज बिलिंग अलग अलग रहता है करेक्ट। कि भाई ये प्रोजेक्ट को इतना इतना करोड़ दिया समझ, तो वो करोड़ का बिलिंग मतलब, और ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट के ओनर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, करेक्ट। तो उसका अलग अलग बिलिंग्स दे दिया तो उनको इजी रहता है पैसा मैनेज करने में। नाइस। ये तो सबसे अच्छा फीचर वाइज कौन सा जीसीपी का फीचर्स अच्छा है? हाँ, सबसे ऐसा है क्या? हाँ, फीचर्स में तो जीसीपी एक्चुअली है ना, मैं हम लोग का ये बहुत डिबेट हुआ था कि जीसीपी अच्छा है या AWS अच्छा। अभी हम्म। जीसीपी इज, यू कैन से, मच अहेड ऑफ इट्स टाइम इन इंडिया हम्म। एक्चुअली। मतलब जीसीपी का कैपेसिटी AWS और इससे ज़्यादा है। जैसे अभी ट्विटर पूरा जीसीपी पे मूव कर गया, ठीक है, तो ओके। हाँ, तो हम्म। अभी ट्विटर पे समझ लो मिनट, 1 मिनट के अंदर मोर देन बिलियन क्वेरीज अगर आ रहा है, तो हम्म। इतना क्वेरीज हैंडल करने का कैपेसिटी जीसीपी के पास है। प्लस हम्म। जीसीपी का सबसे बड़ा शायद AI फीचर भी ट्विटर ही यूज करता रहेगा, बिकॉज
ट्विटर बेसिकली आप देखो ना, कोई भी ट्वीट लाइक करते हो या किसी हैशटैग को फॉलो करते हो तो आपको उस हैशटैग का सजेशंस वगैरह आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो बैकएंड में ये जो मशीन लर्निंग है उसका पूरा उनका ऑपरेशन जीसीपी पे ही रन होता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो अभी ऐसा कैपेसिटी जीसीपी के पास है, बट इंडिया में किधर भी लोगों के पास ऐसा कोई लोड ही नहीं है जो जीसीपी पे वो लोग रन कर सकते हैं। इसके लिए वो लोग मोस्टली एज्योर और इसके पास है। अच्छा। मतलब जीसीपी का लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है, वरना तो वैसा जीसीपी, और जीसीपी लेट आया मार्केट में, तकलीफ उधर है। इसके लिए उसने क्या किया ना, मतलब एक उसका बेनिफिट वो है कि वो लेट आने की वजह से जीसीपी आया 2010-12 में, मतलब फुल फ्लेज। तो AWS और एज्योर ने जो गलतियां की है ना वो पूरा रेक्टिफाई करते करते जीसीपी आया। एक सिंगल आपको इंस्टेंस देता है ना, मतलब जैसे जैमबॉट की तरह। अभी AWS या एज्योर का नेटवर्क कैसा काम करता है ना, उसका समझ लो ग्लोबली एक रीजन है, ठीक है। रीजन के अंदर छोटे छोटे जोन्स हैं, ठीक है। अब AWS के अंदर अगर आपको कुछ रिसोर्स बनाना है तो राइट अवे आप बना नहीं सकते, आपको खुद का नेटवर्क चाहिए। तो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनता है, या VPC बोलते हैं उसको, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो मैंने जैसे समझ लो ये मुंबई रीजन है एंड इसमें ये क्लाउड बना, ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC बना। क्या टाइम पास कर रहा है? ये जो रेक्टेंगल है दिस इज द VPC। मतलब ये यहाँ पे मेरा मेन IP एड्रेस डिसाइड होता है। जैसे मैंने इसको अगर IP ले लिया 10.0.0.0/16 का रेंज दे दिया, ठीक है। सो ये रेंज पूरा VPC को मिला। अब VPC के अंदर ये मेन नेटवर्क हो गया, इसके अंदर बनते हैं सबनेट्स, ठीक है। तो ये जो सबनेट्स है वो बनते हैं जोन के अंदर, ओके। ठीक है। सो लफड़ा है नहीं ये? हाँ, एक तो कंट्रोलर डाउन से बताता है वो शॉर्टकट, पर नहीं काम किया, चलो ठीक है। अभी जैसे ये जोन एक समझ लो, इस जोन का नाम है AP-South-1A, ठीक है। इस जोन के अंदर ये सबनेट बन गया, और सबनेट को जो IP मिला समझो 10.0.0.0/24 दे दिया। सो पूरे 16 के रेंज में से 251 IP एड्रेस मैंने दे दिया इस सबनेट को। सो अब मैं जोन 1A में जो रिसोर्सेज बनाऊंगा उसको IP मिलेगा ये वाले सबनेट में, रेंज में से /24 में से। सो ऐसा हायरार्की AWS का है। एक सेकंड है, इसमें हाँ, एक क्वेश्चन है। बोलो। ये जो VPN है, ठीक है, हाँ,10.0.0./16, हाँ, मतलब क्या 0 से लेके 16 तक, इज इट? नहीं नहीं नहीं, अच्छा आपने ओके, IP एड्रेस का अभी फंडा ऐसा है कि अपने पास IPv4 जो है इट इज़ 32 बिट, ठीक है। बराबर। तो मतलब वो काम कैसे करता है कि उसके अंदर समझ लो 00 या फिर 1111 ये 8 बिट हो गया, ये 8 बिट हो गया, दूसरा 8 बिट, ये मतलब 32 बिट एड्रेस कंप्लीट हो गया। सो 0 से लेकर 0000 ऐसा पूरा रेंज, और 1111 यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो दिस इज फ्रॉम 0.0.0.0 टू 255.255 बराबर है, .255.25। अब सारे रेंज अवेलेबल नहीं है अपने यूज़ के लिए, तो IP एड्रेस को लोग ने ABCDE क्लास में बांट दिया, बराबर। बराबर। तो A जो क्लास है वो 0 to 127, देन 128 to 191 B क्लास, 192 से लेकर
216 या उतना समथिंग सी क्लास है ऐसा, सी क्लास है। बराबर है। सी डी और ई, प्राइवेट के लिए होता है, हाँ हाँ नहीं बराबर। नहीं, सी नहीं, ए बी सी तीनों में प्राइवेट एड्रेस अवेलेबल है। ओके। डी और ई अपने को मिलता है नहीं, बिकॉज इट दे आर रिजर्व्ड फॉर दिस ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल, ठीक है। तो ए बी और सी में तीन रेंज है, विच इज 10.0.0.0 स्लैश 8, देन 172.12.0.0 स्लैश 12, सॉरी 172.16.0.0 स्लैश 12, और 192.168.0.0 स्लैश 16, ठीक है। अभी ये जो स्लैश 16 है ना, आईपी एड्रेस बनता कैसे है, देर आर नेटवर्क बीट्स एंड देर आर होस्ट बीट्स इन एन एड्रेस। जैसे कि हम लोग देखते हैं 192.168 वाले आईपीज हम लोग मोस्टली फेस करते हैं, ठीक है। तो ये आईपीज में 192.168 इज स्टेबल एंड लास्ट का दो बिट्स चेंज होता है, बराबर। ओके। तो ये 192.168 जो है पहला दो बिट, यानी फर्स्ट 16 बिट्स, दो जो ब्लॉक्स है फर्स्ट 16 बिट्स, दीज आर रिजर्व्ड एज अ नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क बिट्स बोल सकते हो। एंड लास्ट का जो ऑक्टेट है, दो ऑक्टेट यानी ये 16 बिट्स, दिस वी गेट फॉर आईपी एड्रेसिंग, ओके। तो ऐसे करके एक आईपी एड्रेस बनता है, देयर आर नेटवर्क बिट्स एंड देयर आर होस्ट बिट्स, ओके। क्लियर है यहाँ तक? नाउ व्हेन आई राइट स्लैश 16, इसका मतलब क्या कि ये जो स्लैश के बाद का जो नोटेशन है नंबर्स, दिस डिपिक्ट्स द नेटवर्क बिट्स कि कितने नेटवर्क। सो फॉर एग्जांपल इफ आई राइट स्लैश 8, यानी पहले जो 8 बिट्स है, these are reserved for network bits, करेक्ट। अच्छा। तो अब ओके। बाकी के जो लास्ट 24 बिट्स बचे, मुझे आईपी एड्रेस मिलेगा ये सारे बिट्स में से। तो समझ गया। इन शॉर्ट इफ आई राइट स्लैश 24, यानी कितना बिट्स ब्लॉक हो रहा है, 24 पहला 3 बिट्स ब्लॉक हो गया, ऑक्टेट हाँ, सिर्फ ब्लॉक हो लास्ट गया। के में ही खेलना है, लास्ट के हाँ, तो 255 अभी में। इसमें कितना बचेगा, 0 to 255, मतलब 200, हाँ मतलब हाँ 256 जो है डिफरेंट आईपीस इसमें अवेलेबल है रेंज करेक्ट में। करेक्ट। तो ये रेंज जितना छोटा, मतलब जैसे स्लैश 8 किया यानी 3 ऑक्टेट मिल रहा है आईपी एड्रेसिंग के लिए, तो अभी कॉम्बिनेशन किया तो अराउंड समझ लो जैसे स्लैश 16 अगर है तो स्लैश 16 में जाता है 2 ऑक्टेट्स, यानी ये 255 इंटू दिस 255 विच इज़ अराउंड 65,536। तो 65,000 आईपी एड्रेस है अगर हमको स्लैश 16 मिला तो, ओके। तो ये नोटेशन है। तो मैंने अगर वीपीसी जो है वो ले लिया स्लैश 16 का, तो मेरे पास 65,000 आईपी एड्रेस है। नाउ आई डोंट वांट टू यूज देम ऑल एट वंस, तो मैंने एक सबनेट बनाया और उस सबनेट को छोटा आईपी दिया स्लैश 24, बराबर। ठीक है। अब ये स्लैश 24 में क्यों दे पाया, बिकॉज माई वीपीसी स्लैश 16। अगर मैंने वीपीसी स्लैश 24 लिया रहता तो इधर मेरे को और छोटा देना पड़ता था। गॉट इट। और ये यार ये जो वर्चुअल ये क्लाउड है वो तो काइंड ऑफ इंटरनल आईपीस ही होता होगा, राइट? हाँ, ये तो प्राइवेट आईपीज ही है। ये बेसिकली क्या है कि कोई भी रिसोर्स विदाउट नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर वो लोग ने ये नेटवर्क सिस्टम रखा है, ये दिस इज एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, जो हम लोग सीसीएनए सीसीएनपी में बनाते हैं ना, वो राउटर्स और वो सब यूज करते हैं। हाँ, तो वो अभी वो अगर नहीं रखा तो जैसे आपका जीसीपी अकाउंट है मेरा जीसीपी अकाउंट है, तो हम लोग रिसोर्सेज शेयर कर लेंगे ना। मतलब एक आइसोलेटेड प्राइवेट नेटवर्क तो चाहिए जिसमें रिसोर्सेज रहेगा, राइट। तो जो भी मैं वीपीसी बनाता हूँ, इट इज ग्लोबली एक्सेसिबल बट दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर वीपीसीज इन डिफरेंट जीसीपी अकाउंट्स। करेक्ट। ऐसा है, ठीक है। अभी ये सो जो भी नया ऑर्गेनाइजेशन बनता है, हाँ वो अभी समझ कैपजेमिनी या तो जैसे तूने ट्विटर बोला, तो वो ट्विटर के अपना खुद का पूरा वीपीसी बना लेता है क्या? हाँ, वो लोग वीपीसी बनाते हैं, उसके अंदर देन उनके डिफरेंट रिसोर्स। ओके। और फिर प्रोजेक्ट वाइज चाहिए तो उसको वो असाइन कर देते हैं, ठीक है ना? वन वीपीसी कैन बी शेयर्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ये भी चीज कर सकते हैं, तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं। ओके, सही है। अच्छा, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना AWS का, कि अभी AWS का हायरार्की समझ गए कि रीजन है, रीजन के अंदर वीपीसी बनता है, VPC के अंदर जोन से जिसके अंदर सबनेट बनता है, बराबर। ओके। हाँ। अभी इन शॉर्ट ये प्रूव क्या करता है कि
ये जो वीपीसी है मुंबई के अंदर, वीपीसी का बाउंड्री कितना हो गया? मुंबई रीजन का ही हो गया, रीजन के बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये वीपीसी मुझे सिंगापुर रीजन में नहीं दिखेगा, करेक्ट? करेक्ट। अभी जीसीपी ये नहीं देता। जीसीपी क्या अच्छा। करता है ना, ग्लोबल वीपीसी देता है ओ, बाय डिफॉल्ट। मतलब देखो अभी कैसा करता है जीसीपी, मैं बताता हूँ कि जीसीपी के हायरार्की के हिसाब से ये जो मुंबई रीजन है ना, दिस इज नॉट अ रीजन, ये हो जाता है मुंबई, समझ लो वीपीसी, ठीक है? ये एक वीपीसी दे दिया जीसीपी ने, जिसका /16 या जो भी रहेगा। एंड ये जो है सबनेट्स, अब ये जो सबनेट्स है वो एक जोन में भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल जोन्स में भी हो सकते हैं। मतलब जैसे मल्टीपल रीजन्स, जैसे सिंगापुर हो गया या किधर। तो जीसीपी क्या करता है ना, एक वीपीसी दे देता है सिंगल, ताकि आपको मल्टीपल बनाना पड़े। एंड आपको जो ये जो छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाने के ना /24 और ये सब, ये आप सबनेट वाइज बनाओ, अलग अलग रीजन में या एक रीजन में या एक जोन में, जैसा तुमको बनाने का। पर उन्होंने ग्लोबल एक वीपीसी दे दिया। मतलब ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझेगा। इसके अगर मैं नेटवर्किंग में जाता हूँ, वीपीसी नेटवर्क्स, અમારે તો બેસવાનું જ નહીં. तो कैसा पर अभी देखो यहाँ पे ये वीपीसी एक है डिफॉल्ट, बट दीज आर डिफरेंट सबनेट्स, 10.128/20, 10.132/20, और ये सारे सबनेट्स देखो अलग अलग रीजन्स में। ओके। बट इसमें वीपीसी कहाँ पे है? दिखा ना एक बार, कहाँ पे ये रहा दिखा ना, है? ये जो अच्छा, ये डिफॉल्ट लिखा VPC। हुआ है ना नेम, दैट इज वन वीपीसी। देखो एक ओके। वीपीसी में 27 सबनेट्स है। व्हाई 27? बिकॉज देर आर 27 रीजन्स इन जीसीपी। तो ओके। जितना रीजन उतना बाय डिफॉल्ट सबनेट बना के दे देता है। अच्छा। तो ये जीसीपी का नेटवर्क हायरार्की। मतलब इफ यू क्रिएट अ वीपीसी, देखो वो ऑप्शन क्या पूछता है अपने को कि कस्टम चाहिए या ऑटोमेटिक चाहिए। कस्टम चाहिए तो आप सबनेट्स वगैरह खुद बनाओ, ठीक है? नेम कौन से रीजन में सबनेट चाहिए चूज करो एंड बना दो। और अगर ऑटोमेटिक किया तो बाय डिफॉल्ट देखो ये सारे रीजन में एक एक सबनेट बना के दे देगा। ओके। तो ये मतलब मोस्ट ऑफ जीसीपी ने प्लान ऐसा किया है ना कि बहुत सारी सर्विसेज आर मैनेज्ड सर्विसेज। मतलब अपने को ज़्यादा ओवरहेड नहीं है सर्विस मैनेज करने में। वहाँ पे सब कुछ खुद से करना पड़ता है, राइट? हाँ एज्योर में। हाँ, एज्योर AWS सब में। बट एक फ़ायदा ये है, मतलब मेरे को इसके लिए AWS ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज कंट्रोल इज़ मोर इन यूजर्स हैंड। जीसीपी में अपने हाथ पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, सब जीसीपी मैनेज कर रहा है। मतलब कोई अगर सर्विस डाउन भी जाता है तो आप कुछ कर नहीं सकते। समझ गए? दिस इज द ओनली कॉन। जितना अभी सीधी बात है ना, जितना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा है, अभी अपना समझ लो एक सिंपल ये रहता है स्विच सॉकेट, तो अपन खोल के ठीक कर लेते। बट अभी वो मॉड्यूलर लाया जिसके अंदर स्प्रिंग है, अभी वो सब अपने को खोलने को जमेगा ही नहीं। तो जितना जितना कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है उतना ओवरहेड भी तो बढ़ जाए, ऐसा है। तो वो ट्रबल शूटिंग कैसा AWS में इजी गिरता है। मैं जाके फायरवॉल चेक कर लिया, ये वो सब कुछ इतना मैनेज नहीं है। तो जैसे अभी AWS में ना जो राउटिंग टेबल्स होता है, मतलब राउटर के अंदर राउटिंग टेबल्स होता है कि कौन सा नेटवर्क को कहाँ पे भेजना है। AWS में कोई भी नया कनेक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल पियरिंग बनाया, VPN बनाया या गेटवे बनाया, तो उसका एंट्री हमको मैन्युअली जाके राउटिंग टेबल्स में करना पड़ता है कि ये कनेक्शन है एंड इट विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम दिस IPs, या जो भी वाइट लिस्टिंग का काम है। यहाँ पे ऐसा नेटवर्क बनाया ना तो अपने आप वो राउटिंग्स में ऐड हो जाएगा। तो वैसा सब बहुत अच्छा है, मतलब एकदम। बट वो कभी कभी ऐसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट मोस्टली आपको ये तो समझ गया कि नेटवर्किंग या उसका आर्किटेक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। समझ गया यार। और ये जो इसमें इसमें जो ये जो हमने बना है ना VPN या जो VPC है, हाँ तो वहाँ पे हम लोग जैसे AWS में ठीक है /18 रखा था, या तो हाँ, वो कर /16 है, सकते हैं ना, कर सकते तो अच्छा वो यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या? हैं। हाँ हाँ, अभी जैसे मैं नेम रख दिया ना, तो उसमें कैसा है ना, VPC एडिट करते हैं हम लोग, /16 VPC बनाया। बराबर। इसमें बाय डिफॉल्ट अपने को VPC को स्लैश और वो सब है ही नहीं।
मैं वही तो बता रहा हूँ, इसमें ये सबनेट लेवल पे काम कर रहा है। सो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस रेंज है ना, वो मैं सबनेट को दूंगा। ये जो एग्जांपल है ना, 10.0.0 समझ गया। और ओके ओके ओके, तो वी ओके, सो अलग अगर मैं नया वीपीएन बनाता हूँ तो उसमें हाँ रेंज कभी सिर्फ रेंज देना पड़ेगा। हाँ, मतलब रेंज आप सबनेट को दोगे, वीपीसी को नहीं। अच्छा ऐसा। हाँ ओके, मतलब उसका वो दैट इज लिमिटलेस देन, है ना? हाँ वही। सिर्फ हम लोग को, ओके हाँ, गॉट इट। सॉरी, समझ गया मैं। ओके फाइन। तो पहले वहां पे क्या था, एश्योर में हम लोगों ने सिलेक्ट कर करके हम लोगों ने डाला था, बट यहाँ पे ये सीन नहीं है। राइट, तो मतलब मोस्टली सारा मैनेज्ड है, तो मैनेज्ड बाय जीसीपी है। अपने को गॉट इतना इट। टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। मतलब जैसे स्लैश ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तेरे को टेराफॉर्म का मटेरियल चाहिए क्या, मतलब कि ऐसा तेरे पास है? क्या बोलते हैं, वो पढ़ाई वाला मटेरियल। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसका तो टेंशन है ही नहीं, वो मिल रहा था किधर ना किधर से। अभी मेरे अ, मैं भी तैयारी करने का सोच अच्छा, रहा हूँ टेराफॉर्म के लिए क्या? उसका। टेराफॉर्म के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स ने अभी क्लियर किया है ना टेराफॉर्म, बराबर। तो उसने प्रॉपरली एकदम बना के रखा है। अरे तो बेस्ट है। हाँ एकदम। अरे बहुत बहुत अच्छे से उसने पूरा अच्छा। मैनेज करके रखा है। हम्म, अगर तेरे को चाहिए तो बता, मैं फॉरवर्ड करता हूँ तुझे। चलेगा चलेगा। अच्छा, एक इसमें देख लेते हैं। देखो अभी जैसे मैंने इसमें ये ऐड किया ना, टेस्ट सबनेट ऐड किया विथ 1.0.0.0 या 10/11 का भी ऐड हो गया, ठीक है। अभी /11 यानी अपने इसके हिसाब से फर्स्ट 11 लास्ट का बिट 11 ब्लॉक, और बिट्स। नहीं नहीं, फर्स्ट 11 ओके बिट। हाँ, फर्स्ट तो 11। 8 बिट, 9, 10 और 11, इतना बिट्स ब्लॉक हो रहा है फॉर नेटवर्किंग। बाकी सब मिल रहा है फॉर आईपी एड्रेसिंग। अभी ये जो /11 है ना, ये मैं AWS या एज्योर में नहीं ले सकता। AWS और एज्योर में द VPC कैन बी ऑफ रेंज बिटवीन /16 एंड /20, ये लिमिटेशन आता है। अच्छा। बिकॉज ओके। /16 के जो नीचे के सारे हैं, वो लोग ने इंटरनल नेटवर्किंग के लिए और वो ये सब नेटवर्क डिजाइन करने के लिए यूज ऑलरेडी किया ऑलरेडी है। फिक्स हाँ रखा हुआ है। हाँ, ऐसा ओके। है। सो ये सब गॉट इट। चीज़ें हैं। और क्या बोल रहा था मैं, अच्छा अभी समझ लो जो सर्विसेज है, अभी सर्विसेज तो ठीक है, अपन बैठते हैं बाद में देखेंगे। एंड क्यूब, ये लोग एग्ज़ाम थोड़ा जीसीपी का टफ होता है AWS और एज्योर के मुकाबले। हम्म। बिकॉज यहाँ पे AWS में कैसा ना, एज्योर में ऐसा नहीं कि डम्प्स वगैरह अवेलेबल है तो इजी गिरता है, बट सर्विसेज सारे सॉर्टेड है। मतलब वो अपने को पता है कि एग्जाम में सिर्फ उन सर्विसेज के रिलेटेड पूछने वाले, बट जीसीपी वो लोग कुछ भी पूछता है, ठीक है। अच्छा। अभी जैसे AWS के एसोसिएट लेवल के एग्जाम में आपको CLI के कमांड्स नहीं पूछेंगे, बट इसमें क्यूबरनेटिस का कमांड भी पूछ सकते हैं। मतलब वो लोग राइट अवे कमांड नहीं पूछता है कि मुझे समझ लो पॉड्स स्पिन अप करने का है, तो उसका kubectl क्रिएट पॉड्स या जो भी कमांड है वो क्या रहेगा, ऐसा। अभी वो लोग है ना, अपने को गुमराह करने के लिए ऐसा बोलेंगे कि मैं एक पॉड स्पिन अप कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने ये कमांड रन कर दिया कि kubectl क्रिएट पॉड्स। नाउ ये कमांड राइट है या नहीं ये बताओ, नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। बिकॉज kubectl में ऐसा है कि आप जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर बन गया ना, उसके अंदर का मैनेज करने के लिए आप kubectl कमांड यूज करोगे, बट करेक्ट। क्लस्टर बनाने के लिए तो एक gcloud कमांड है जो kubectl का क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बनाता है, तो वहाँ पे kubectl नहीं लगता है। वहाँ पे gcloud या GSUtils या वो जो कमांड्स है वो लगते हैं, ठीक है।
तो गूगल क्लाउड का जो CLI है उसका कमांड लगता है, तो वो अपने को उसमें देख के जाना पड़ता है कि कौन से टाइम पे कौन सा कमांड लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी वो पूछता है। अच्छा। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको करने का ही है ना क्लियर, तो अपन बैठते साथ में ऐसा एक थोड़ा थोड़ा करके करते। तो बिकॉज मेरे को कैसा GCP का क्लास चालू करने का है, ठीक है, बट हाँ। उसके पहले मेरे को पूरा GCP वो घोल के पीना पड़ेगा जो जो उस अच्छा। एसोसिएट में आता है। अभी मोस्टली मैंने काम किया हुआ है इसके लिए, पता है कि, बट फिर भी कभी कभी ना नेमिंग का लफड़ा हो जाता है, मतलब अभी पूरा दिन AWS पे बैठा रहता है, तो उसको AWS के टर्म्स के हिसाब से ही फिर मैं एड्रेस करता हूँ। तो हम्म। हाँ, तो वो GCP का सारा टर्म, बिकॉज आर्किटेक्चर थोड़ा अलग पड़ जा रहा है अभी, सेम एज्योर और AWS पे वांदा नहीं आएगा, बिकॉज दोनों का आर्किटेक्चर सेम है। इसमें आपने देखा ना, अच्छा। बहुत आर्किटेक्चरल चेंजेस बहुत है। मैंने एक स्लाइड बनाया था शायद अभी, GCP नहीं, GCP फीचर्स, GCP का मशीन लर्निंग वगैरह ये लोग से तो बहुत भारी आ गया, मतलब ऐसा। मैं बोले घाटो लगा प्लस हाँ, और एक चीज़, GCP एक है ना डिस्काउंट देता है, पर कैसा डिस्काउंट मतलब, मतलब बाकी सब में भी वो रहता ही है, मतलब जैसे रिजर्व्ड कॉस्टिंग होता है, रिजर्व्ड यानी अगर आप समझ लो 1-2 साल के लिए कोई सर्वर रिजर्व करने वाले हो, ठीक है, हम्म। तो वो आपको 50-60% डिस्काउंट में मिलेगा। ओके, हम्म। अब GCP भी ये देता है, बट GCP और एक चीज़ क्या ऑफर करता है ना, जो ऑन डिमांड प्राइसिंग है, ऑन डिमांड यानी जो R2R आप पे कर रहे हो, मतलब पे एज यू गो मॉडल जो है, जितना घंटा यूज़ किया उतना घंटा आप पे करोगे। तो वैसे बराबर। भी, लेकिन आप अगर कंटिन्यू रन रख रहे हो, मतलब भले ऑन डिमांड प्राइसिंग है बट पूरा 1 महीना रनिंग रखा, तो GCP देखेगा अगर 1-2 महीना पूरा रनिंग था, तो उसके अंदर भी वो धीरे धीरे करके आपको डिस्काउंट देने लगेगा। मतलब इस महीने अगर $400 बिल आया है, तो नेक्स्ट मंथ शायद $350 ही आएगा उस सर्वर का बिल, ऐसा। अच्छा। तो कम कंटिन्यूस कर रनिंग दे। रख रहे हो तो वो और भी कम करता है। अच्छा। ओके। हाँ, तो ऐसा सब मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत है, और नए अकाउंट को तो $300 मिलता ही। अभी मेरे को ना मेरा अकाउंट बनाना है इसमें। तो मेरा ऑलरेडी गूगल पे तो लॉग्ड इन है, राइट? अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं, सिर्फ console.google.com पे जाओ। कंसोल डॉट एक मिनट, कंसोल नहीं, सॉरी, हाँ, क्लाउड है ना कंसोल, शायद। console.cloud.google.com। तो अभी ये जो तेरा अकाउंट तूने बताया, ये फ्री वाला अकाउंट है या पेड अकाउंट है? फ्री है, फ्री, बट वो 12 महीना ही फ्री देता है ना। अब मेरे को तो 12 महीने के ऊपर हो गया, तो मेरा पेड है। अच्छा। ओके। तो ये सभी क्या इसमें अगर समझ पैसे अपने को ये नहीं करने हैं ज्यादा, तो मतलब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए टू मेक इट, मतलब कि कोई गलती ना हो जाए, या समझ रहे हैं ना, ऐसा कोई हाँ बड़ा हाँ, बिल ना जाए, तो नहीं उसके अभी लिए कुछ ध्यान रखना पड़ेगा? AWS क्या करता है ना, वो उसने ना सर्वर का टाइप पे लिमिटेशन दिया हुआ है, मतलब आप 12 महीना फ्री देता है AWS, उसमें कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, बट वो क्या करता है कि सर्वर का टाइप पे लिमिट है, मतलब आप 1 कोर 1 GB का सर्वर ही बना सकते हो, और टू अच्छा। कोर 4 GB का बनाया तो उसका पैसा लगाएगा वैसा। अभी GCP ने ऐसा नहीं रखा है, GCP क्या करता है ना, आपको $300 का क्रेडिट दे देता है। अब वो $300 आप 12 महीने में खर्च करो या एक दिन में खर्च करो, वो आपके ऊपर है। तो मेक श्योर कि सबसे छोटा से छोटा सर्वर बना रहे हो टेस्टिंग के लिए। हम्म। तो अभी जैसे एक सर्वर है माइक्रो, इसमें जो F1 माइक्रो और वो सारे सर्वर्स है, तो वो 1 कोर, हाफ कोर 1 GB रैम, हाफ कोर हाफ GB रैम ऐसा है, ठीक है। तो उसका चार्जेस समझ लो दिन का शायद ये रहेगा, क्या बोलते हैं, $50 समथिंग।
पूरे दिन Okay. यूज़ किया तो 24 घंटे का $0.5 अगर हो रहा है तो एट द एंड ऑफ द मंथ अराउंड $10 या उतना ही आता है। तो अभी $10 महीने का आ रहा है तो कोई वांदा नहीं है ऐसा। ओके, गॉट इट। प्लस जीसीपी की वजह से बाकी लोग का भी यही खराब हो गया। जीसीपी ने ना पर सेकंड बिलिंग इंट्रोड्यूस किया। पहले क्या होता था वो इसके जैसा था, वो अपना जो पुराना इनकमिंग कॉल होता था ना, आउटगोइंग अपने को हाँ, चार्जेस लगता था कि एक समझ लो 1 मिनट का ₹1 है, तो 1 मिनट के ऊपर 2 सेकंड भी हो गया तो दूसरे मिनट का पैसा लग जा रहा था। बराबर। तो पहले आर्ली बिलिंग में ऐसा होता था, तो जीसीपी ने पर सेकंड बिलिंग किया। मतलब आपने, और वो फर्स्ट समथिंग मिनट के लिए चार्ज नहीं करता। मतलब अगर मैंने सर्वर क्रिएट करके डिलीट कर दिया तो चार्ज करने नहीं वाला ऐसा। ओके। और ये AWS कैसे चार्ज करता है? सेम पर सेकंड बिलिंग, बाकी लोग ने वैसे ही कर दिया अभी उसकी वजह से। अच्छा, पर सेकंड बिलिंग। और तो उसमें पहले भी ना, पहले अलग-अलग था ना? हाँ पहले अलग अलग था। प्लस पर सेकंड बिलिंग तो ठीक है ये, और ये लोग स्टोरेज का प्रो रेटा बेसिस पे करते। प्रो रेटा बेसिस यानी अभी समझो मैंने स्टोरेज लिया 30 GB, हुँ, बट 30 GB पर मंथ है ना। सो वो 30 GB का राइट अवे मेरे बिल में ऐड नहीं करने वाला है। वो क्या करेगा, हुँ, 30 GB डिवाइड बाय मंथ, एक दिन में कितना यूज कर रहा है समझ लो 1 पॉइंट समथिंग जीबी रहेगा। आज के दिन तो उतना यूज कर रहा हूँ बिकॉज 30 GB पूरे मंथ में यूज कर रहा है। तो मुझे हुँ, आज के लिए तो सिर्फ वो 1 GB का प्राइस लगने वाला है। अब क्योंकि जीसीपी को पता नहीं है ना कि हम कितना टाइम तक वो सर्वर रखने वाले हैं। वॉट इफ आफ्टर 2 या 3 days वी डिलीटेड दैट सर्वर, तो हमने तो सर्वर 3 दिन के लिए यूज किया, मेरा कितना जीबी यूज हुआ है, ओनली 3 GB आउट ऑफ 30। हुँ। बराबर है, तो मुझे सिर्फ 3 GB का चार्ज लगेगा, 30 GB का नहीं। सो इन शॉर्ट अगर अच्छा। 100 GB वॉल्यूम भी बनाता हूँ तो 100 GB डिवाइडेड बाय 30 विच इज 3.33 समथिंग, तो उतना ही मुझे चार्ज लगेगा एक दिन के लिए। तो मैं अगर 2 दिन यूज करके निकाल देता है तो मुझे सिर्फ 6 GB देना पड़ेगा पैसा। बहुत जेनरस है मतलब ना इन लोग एकदम इन टर्म्स एकदम। ऑफ बिलिंग। अरे आपने अगर ऐसा कंपेयर करोगे ना तो 60% ऑफ द सर्विसेज आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओह! बट मतलब कुछ कुछ सर्विसेज फिर आगे जाके अपने को चार्जेस लगाता है। पर बहुत मतलब ग्लैन्युलर लेवल पे बिलिंग किया है लोग ने, ऐसा खतरनाक बिल है, माइक्रो सर्विस फुल। मतलब आप AWS का बिल भी देखोगे तो 0.0001 GB भी अगर यूज़ किया रहेगा तो उसका भी $0.00001 वो लगाएगा, पर मतलब उतना कम लगाएगा ऐसा। ऐसा है। तो सो ऐसा है। टेक्निकली ये अच्छा है, बट अभी मतलब क्योंकि ये लेट आया है और फीचर्स AWS में ज़्यादा है ना? हाँ सर्विसेज और क्या बोलते हैं वेराइटी AWS में सबसे ज़्यादा है, एज्योर से भी ज़्यादा। बट ठीक है, अपने इधर एज्योर ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिकॉज वो सिर्फ एक विंडोज़ के वजह से। बिकॉज विंडोज़ और विंडोज़ शायद सस्ता भी है ना वो एज़ कम्पेयर सस्ता टू। है, सिर्फ स्टोरेज के मामले में सस्ता है मोस्टली, सर्वर्स एंड ऑल। बट ठीक है ना, अभी समझ लो मैं विंडोज़ का सर्वर AWS पे चलाऊँ और विंडोज़ का सर्वर एज्योर पे चलाऊँ, उसमें बहुत फ़र्क है। लाइसेंसिंग हो गया, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस का लफड़ा, फिर समझ लो विंडोज अपडेट्स और वो सब है, तो वो एज्योर ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है। उसका खुद का नेटिव प्लेटफॉर्म है ना, तो उसको बहुत सपोर्ट करेगा ही। ओके, सो वो ओके, तो वो लाइसेंस वगैरह सस्ता दे रहा होगा कि भाई तुम हाँ एश्योर से करोगे तो तुमको ये लाइसेंस सस्ता दिया या प्लस, सर्वर लाइसेंस। हाँ प्लस और एक चीज़ वो कस्टमर ड्रॉ करने के लिए जीसीपी, अगर तुम्हारा पूरा ऑफिस सेटअप विंडोज़ अगर यूज़ कर रहा है ना तो एज्योर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता है माइग्रेट करने पे। अच्छा। हाँ ऐसा है। ईसीपी अभी क्या इंडियन मार्केट में घुस ही नहीं पा रहा है, मतलब बहुत ऐसा कर रहे लोग यूज़। जैसा अभी HCL हो गया, डेलॉयट हो गया, ये लोग बहुत जीसीपी यूज़, एक्सेंचर है वो भी जीसीपी हम्म। बहुत यूज़ कर रहा है। सो अभी धीरे धीरे महिंद्रा ने तो जीसीपी का यही सेटअप किया है पूरा, सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में। अच्छा। हाँ, और इन्फोसिस से वो जीसीपी का डेटा सॉल्यूशंस पार्टनर है। तो जो मैनेज्ड डेटा सॉल्यूशंस अगर चाहिए आपको तो इंडिया में इन्फोसिस देता है उसके लिए। गुड गुड।
हमारा भी है ना, हमारा पूरा हाँ रेड बराबर हैट ये है। इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा। आर एच ई एल और ई आई एक्स सर्वर्स है हमारे। बराबर। तो अभी हम लोग भी धीमे धीमे ना, क्योंकि हमारा क्या है कि मेरा जो क्लाइंट है ना रॉयल मेल, अच्छा। वो 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 यूके का पूरा पोस्ट हाँ ऑफिस है, समझ पता रहे हैं? है ना। ठीक है। तो वो जो है उन लोग एड अमेजोन पे नहीं जा सकते, क्योंकि अमेजोन उन लोगों का कंपटीटर है। बराबर। तो इसलिए ना उन लोग मतलब जा सकता है या तो जीसीपी पे या तो एश्योर पे। तो तू बराबर। जैसे बताया राइट कि जी, ये जो एश्योर है उसमें अभी तक इतने सारे ये नहीं है राइट फीचर्स एज कम्पेयर टू हाँ जीसीपी। सो इसलिए अभी हमारा सब आर्किटेक्ट लोग यही बोल रहे हैं कि जीसीपी पे जाएगा करके। बराबर। तो क्या है कि मेरी टीम में ना मतलब सब बंदे हैं। तो क्या है, मेरे को सिर्फ इतना पढ़ना पड़ता है कि कोई अपने को मूर्ख ना बनाए। हाँ समझा ना? हाँ वो तो मैं तो समझ ही गया वो। मतलब सीधी समझा। बात है ना, अभी किधर स्टक हो गया तो अभी मैनेजर कोई नहीं आता रहेगा या प्रोजेक्ट लीड कोई समझो नहीं समझ रहा है तो हाँ, कैसा करेगा। तो वैसा सीन है। तो इसलिए मेरे को ना अभी, क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, हमारे पास अभी जो मतलब मेरा प्रोजेक्ट है उसमें देख हम लोग अभी टेराफॉर्म